नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौड़। विधानसभा चुनाव हो चुके हैं और नतीजे भी आ चुके हैं। विधानसभा चुनावों को अक्सर सेमीफाइनल कहा जाता है लोकसभा चुनावों का। ऐसे में सेमीफाइनल में एक पार्टी बम्पर नंबर से पास हुई है तो एक औंधे मुंह गिरी है। भारतीय जनता पार्टी ने 5 राज्यों में से 3 राज्यों में क्लीन स्वीप किया है, बहुमत के साथ सरकार बनाने की ओर आगे है। लेकिन एक बड़ा सवाल अभी भी यही बना हुआ है कि इन राज्यों में आखिरकार मुख्यमंत्री होगा कौन। देखिए, हर बार एक चेहरे के साथ पार्टी उतरती रही है, लेकिन इस बार इन तीनों ही राज्यों में चेहरा नहीं था। ऐसे में जनता की भी जो संभावना है, जनता के भी कई सवाल हैं और साथ ही सवाल लगातार यही बने हुए हैं कि मुख्यमंत्री कौन होगा। हमारे रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजधानी दिल्ली से विकास चंद्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं, अंकुश रायपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं, जयपुर से आशुतोष हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले विकास, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। जिस तरीके से बम्पर जीत तो हासिल की है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह की जोड़ी कमाल करके चली गई है। इस बात पर मोहर लग गई है कि मोदी शाह की जोड़ी जो है वो अनबीटेबल है। लेकिन राज्य को एक मुख्यमंत्री तो चाहिए ना। दिल्ली में मंथन का दौर भी शुरू हो चुका है। विकास जी बिल्कुल, मंथन का दौर शुरू हो चुका है। पहले एक अपडेट कर दूं अपने दर्शकों के लिए कि अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जो तीनों राज्यों में जो सांसद और केंद्रीय मंत्री चुनावी मैदान में उतारे गए थे और जो लोग जीत गए हैं वो सभी सांसदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है और अभी लोकसभा स्पीकर के पास अपना इस्तीफा देने के लिए पहुंचे हैं कि चूंकि वो विधायक बन गए हैं, जो केंद्रीय मंत्री हैं और सांसद हैं, तो अपना लोकसभा स्पीकर को वो इस्तीफा देंगे। यानी इससे साफ होता है कि अब यहाँ के बजाय वो लोग विधानसभा में जाएंगे और पहुँचेंगे और वहाँ बैठेंगे। अब बात करते हैं कि जो चेहरे को लेकर के अभी तक असमंजस की स्थिति बनी हुई है, इस पर सवाल आखिर क्यों असमंजस की स्थिति बनी हुई है, आखिर क्या कारण है कि अभी तक बीजेपी इतने थम्बिंग मेजोरिटी से चुनाव जीत गई है और निर्णय लेने में इतनी देरी क्यों हो रही है। क्या पहले बीजेपी ने इस पर विचार विमर्श नहीं किया था? क्या मंथन नहीं हुआ था? बिल्कुल हुआ था, क्योंकि बीजेपी बिना कुछ सोचे समझे रणनीति बनाए बिल्कुल एक कदम भी आगे नहीं बढ़ती है। यही वजह देखे कि इसका सबसे पहला जो स्टेप था कि किसी भी चेहरे को विधानसभा चुनाव के दरमियान बीजेपी ने आगे नहीं किया। बेशक शिवराज सिंह चौहान वहां पर मुख्यमंत्री थे, लेकिन उनके चेहरे को भी आगे नहीं किया गया भविष्य की राजनीति को देखते हुए। उसी तरीके से छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी नहीं किया गया। अब सवाल उठता है कि 2024 के पहले इस विधानसभा चुनाव को बीजेपी सेमीफाइनल के तौर पर देख रही थी और इसमें उसने हैट्रिक लगाया है। अब बीजेपी के आगे सबसे बड़ी चुनौती है कि इन जहां जहां सरकारें इनकी अभी बनेंगी और मध्य प्रदेश में दोबारा इनके वापसी हुई है फिर से, वहां 2024 के लिहाज से कोई नुकसान न हो वैसे किसी व्यक्ति को यह मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, जिसकी वजह से मंथन में देरी हो रही है और निर्णय लेने में इन्हें देरी आ रही है। हालांकि बीजेपी के नेताओं से बात की जाती है तो वो बिल्कुल नहीं कहते हैं कि कोई देरी हो रही है। कहा कि हम लोग अपना काम कर रहे हैं और सही वक्त पर सही ढंग से ऐलान कर दिया जाएगा जो किस प्रदेश के मुख्यमंत्री किसे बनाया जाएगा। लेकिन यहाँ यह है कि बीजेपी बिल्कुल रिस्क 2024 के लिए नहीं ले रही है, क्योंकि देखिए, राजस्थान हो या मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़ हो, 2019 में जो लोकसभा की सीटें यहाँ बीजेपी की मिली थी, तो बीजेपी की रणनीति है कि इससे अगर नहीं बढ़ती हैं तो कम से कम घटे नहीं, और ये घटे ना इसके लिए ऐसे किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाओ कि जो 2024 में जनता की कसौटी पर खरा उतर सके। इसीलिए चुनाव जारी है, लिहाजा कई सारे ऐसे नाम हैं जिस पे कयास लगाए जा रहे हैं, तो वो सिर्फ कयास ही हैं। अब जैसे मध्य प्रदेश की अगर हम बात कर लें तो मुख्यमंत्री उनका बीजेपी का शिवराज सिंह चौहान 18 वर्षों से बीजेपी सत्ता में है। वहाँ 15 महीने के अगर कार्यकाल को छोड़ दें अगर कमलनाथ का, तो लगभग 20 साल हो गए बीजेपी को वहाँ। उसके बावजूद बीजेपी को इतनी असमंजस क्यों? वहाँ शिवराज सिंह चौहान का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा निकल के आया है, वो मुख्यमंत्री रहे हैं और उनके नेतृत्व में वहाँ पर बीजेपी इतने धमाकेदार ढंग से जीती है, थम्बिंग मेजोरिटी से सामने ये। फिर क्यों देर हो रहा है? बस उसके पीछे वजह है 2024 कि 2024 के लिए ठीक ढंग से रणनीति बनाई जाए, ताकि जब मुख्यमंत्री बने और उसका मंत्रिमंडल बने तो वो सोशल इंजीनियरिंग, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग को साधने वाला हो, 2024 में नुकसान पहुंचाने वाला नहीं हो। अभी तक जितने नामों को हम देख रहे हैं वो सारे नाम जैसा मैंने पहले कहा कि कयास हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा चौंकाने वाला नाम लेकर सामने आते हैं। आपको याद होगा कि जैसे उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी चुनाव हार गए थे, तो हम सब ने कहना शुरू कर दिया, नियम था कि हार गए तो कहाँ से मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने चौंका दिया। आपको याद होगा झारखंड में रघुवर दास का नाम अचानक से आया, सब लोग चौंक गए कि कैसे मुख्यमंत्री होंगे। उसी तरीके से हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर का नाम जब आया तो बहुत सारे लोग उनको जानते तक नहीं थे कि मनोहर लाल खट्टर हैं कौन,
गूगल पे फोटो सर्च करनी पड़ती थी कि मनोहर लाल खट्टर कौन है। चलिए विकास, उस पर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले रुक कर लेते हैं अंकुश शर्मा का। रायपुर से हमारे साथ अंकुश बने हुए हैं। इतनी उतापू की स्थिति छत्तीसगढ़ में अंकुश क्यों देखने को मिल रही है, और अगर आपसे समझना चाहें तो कौन कौन से चेहरे हैं जो इस लिस्ट में है कि मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर इन्हीं में से लग सकती है किसी एक पर? देखिए, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने 15 सालों तक राज किया है और उसके बाद 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को एक बड़ा झटका लगा था। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह की नेतृत्व वाली सरकार को ऐसा झटका लगा था कि 15 सालों तक राज करने वाली पार्टी एकदम से 14 सीटों पर सिमट गई थी। हालांकि 2023 में परिणाम बदले हैं और 2023 में अब एक बार फिर से 54 विधानसभा सीटों के साथ बीजेपी सरकार में आई है। अब सरकार में आने के बाद सीएम के नाम को लेकर रेस तेज हो गई है और रेस जो है वो उस रेस में काफ़ी नाम चर्चाओं में है। दिल्ली में बैठकों का सिलसिला चल रहा है तो छत्तीसगढ़ की राजधानी यानी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में भी कई तरह की बैठकें चल रही हैं, उसमें भी नाम को लेकर मंथन किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ से लेकर दिल्ली तक मंथन इसलिए हो रहा है कि 2024 में लोकसभा चुनाव है और लोकसभा चुनाव के लिहाज से छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री कौन होगा जो लोकसभा में बम्पर जीत दिला सके, उसका भी नाम जो है उस पर मंथन किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के अलग अलग नामों की अगर हम बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह काफ़ी अनुभवी हैं, 15 सालों तक सरकार चलाने का उनका अनुभव है, तो उस लिहाज से उनका नाम भी इस रेस में है। और अगर बात करें तो प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, जिनके नेतृत्व में इस बार बम्पर जीत हासिल हुई है बीजेपी को, उनका नाम भी इस रेस में शामिल है। लेकिन कहीं ना कहीं केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह और पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री विष्णुदेव साय का नाम भी इस रेस में शामिल हो जाता है। अब जो 4 नाम मैंने लिए हैं उन चारों नामों में अंतर यह है कि 2 नेता ऐसे हैं जो ओबीसी वर्ग से आते हैं और 2 नेता ऐसे हैं जो आदिवासी वर्ग से आते हैं। और छत्तीसगढ़ की वोट बैंक की अगर बात करें तो दोनों ही वोट बैंक यानी आदिवासी वर्ग और ओबीसी वर्ग लगभग समान जो है दखल रखता है छत्तीसगढ़ में। ऐसे में ओबीसी वर्ग को साधा जाएगा तो 2 से 3 नाम ऐसे हो जाते हैं जो प्रबल दावेदार होते हैं, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, अरुण साव और उसके अलावा जो अनुभवी नेता हैं जो 15 सालों तक सरकार में रहे हैं, मंत्री रहे हैं। और जब 2018 में विपक्ष में थी बीजेपी तो सदन के अंदर 2 से 3 ऐसे विधायक रहे हैं बीजेपी के जो पूरी 71 विधायक यानी कांग्रेस पार्टी पर 71 विधायकों पर भारी पड़ते हुए दिखाई देते थे, जिनमें से नाम कहा जा सकता है कि पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ओबीसी वर्ग से आते हैं और एक सामान्य वर्ग से नाम आता है ब्रजमोहन अग्रवाल। ब्रजमोहन अग्रवाल 8वीं बार के विधायक हैं, यानी करीब 35 साल का उनका विधायकी का अनुभव है और 15 सालों तक वो मंत्री रहे हैं। तो ये 4 नाम जो है प्रबलता से आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। महिला चेहरा रेणुका सिंह केंद्रीय राज्य मंत्री हैं और उनका नाम जो है शुरुआत से जैसे ही बहुमत मिला था छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को तो रेणुका सिंह का नाम जो है वो काफ़ी जोर से चर्चाओं में आया था और माना ही जा रहा था कि इस बार शायद छत्तीसगढ़ को पहली महिला मुख्यमंत्री मिल सकती है, तो उनका नाम भी इस रेस में शामिल है। वह 5 से 6 नाम हवा में तैरते जरूर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आखिरी मोहर जो है एक नाम पर लगेगी और एक नाम पर मोहर केंद्रीय नेतृत्व लगाएगा। बताया जा रहा है कि जो दिल्ली में बैठकें हुई हैं आपने किया उस पर भी विस्तार से हम बात करेंगे, क्योंकि इन चुनावों में कई नए ट्रेंड्स बने हैं तो कई पुराने ट्रेंड्स को भी, कई मिथ्स ऐसे थे जो टूटे हैं, उस पर विस्तार से बात होगी। आशुतोष, मैं आपका रुख करना चाहूंगा। राजस्थान जो है हॉट स्टेट बना हुआ है खासतौर पर लोकसभा चुनावों के मद्देनजर, क्योंकि वहां पर रेगिस्तान जरूर है लेकिन वोट बैंक के लिहाज से सबसे उपजाऊ भूमि मानी जाती है। तो क्या समझा जाए कि यहां पर भारतीय जनता पार्टी क्या सबसे ज्यादा समय लेने वाली है मुख्यमंत्री के चेहरे को सामने रखने के लिए, क्योंकि मंथन का दौर काफी लंबा होता चला जा रहा है? देखिए, बिल्कुल मंथन का दौर काफ़ी लंबा चल रहा है। जयपुर से लेकर दिल्ली तक हर दिन मंथन हो रहा है। हर दिन अलग अलग तरह के जो कयास हैं, अलग अलग तरह की जो चीज़ें हैं वो सामने निकल के आ रही हैं। बहरहाल पिछले 2 दिन की तस्वीर की अगर हम बात करते हैं राजस्थान में, तो ये देखने को मिल रहा है कि 2 पावर सेंटर बनते हुए नज़र आए। वसुंधरा राजे का 13 सिविल लाइन जो बंगला है वहाँ पे पावर सेंटर बनता हुआ नज़र आया। तकरीबन 30 से ज़्यादा जो विधायक है वो उनके घर पर पहुँचे। डिनर पॉलिटिक्स होती है और ये मैसेज कन्वे करने की कोशिश की जाती है कि उनके पास में इतने विधायकों का उनका समर्थन जो है उनको वो प्राप्त है। दूसरी तरफ भाजपा का जो संगठन है उसमें जो प्रदेशाध्यक्ष हैं सीपी जोशी, वो अपने स्तर पे प्रयास करते हैं। प्रभारी हैं अरुण सिंह, वो अपने स्तर पे प्रयास करते हैं। तमाम विधायकों को बातचीत करने के लिए भाजपा मुख्यालय बुलाया जाता है, प्रदेश के बातचीत की जाती है। तो एक ऐसा लगा कि वसुंधरा राजे का जो आवास है 13 सिविल लाइन्स, वो पावर सेंटर बनता हुआ नजर आ रहा है। बहरहाल बात करते हैं उन चेहरों की। देखिए, कांग्रेस की जब हम बात करते हैं तो कांग्रेस में तो बहुत ज़्यादा चेहरे
थे नहीं, तो इसलिए वहाँ पे फैसला जल्दी हो जाना चाहिए था। हालांकि राजस्थान में पिछली दफ़ा जब हम देखते हैं तो बहुत ज़्यादा लंबा वक्त लगा, आपसी रस्साकसी की स्थिति देखने को मिली। लेकिन भाजपा में इस समय ना चेहरे खूब सारे हैं। वसुंधरा राजे की हम बात करते हैं, राजनीतिक तौर पर उनका जो पोर्टफोलियो है वो सबसे मजबूत नज़र आता है। 2 बार वो सीएम रह चुकी हैं, लेकिन कमी खामी की अगर हम बात करते हैं तो 2 बार सीएम रहते हुए वो सरकार रिपीट नहीं करा पाई। ये कहीं ना कहीं प्लस माइनस की जो हम काउंटिंग करते हैं, लेकिन प्रशासक बहुत अच्छी है, ब्यूरोक्रेसी को बहुत अच्छे से हैंडल करती हैं, ये उनके प्लस पॉइंट में शुमार हो जाता है। लेकिन सरकार रिपीट नहीं करा पाई। दूसरे चेहरों की बात करते हैं, प्रबल दावेदारों में जो सामने निकल के आते हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम बहुत प्रबलता के साथ में आगे चल रहा है। सेंट्रल मिनिस्टर हैं, संगठन का अच्छा खासा अनुभव है, केंद्र के जो तमाम शीर्ष नेतृत्व हैं उनके साथ में जो उनकी ट्यूनिंग है वो बहुत अच्छी निकल के आती है। ओम माथुर का जो एक नाम है वो बहुत प्रबलता के साथ में सामने आ रहा है। जो टास्क उनको दिए गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से वो उन्होंने पूरे किए, और हाल में ही जो छत्तीसगढ़ का जो बड़ी उनको जिम्मेदारी दी गई, एक बड़ा टास्क था, बड़ी जिम्मेदारी थी, उसको उन्होंने बखूबी निभाया था। एक दूसरा नाम अर्जुन राम मेघवाल फिलहाल केंद्र में एक बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। लेकिन जैसा आपने मेंशन किया कि ये जो चुनाव थे वो एक तरीके से सेमीफाइनल के तौर पर माने जा रहे थे लोकसभा चुनाव के लिए। तो देखिए, ये मैसेज कन्वे करना होगा, आप यहाँ क्या डिसीजन लेने जा रहे हैं, राजस्थान का मुख्यमंत्री या दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री को जो आप चुनने के लिए जा रहे हैं, तो उससे मैसेज क्या जाएगा लोकसभा चुनाव में। अर्जुन राम मेघवाल की बात करते हैं तो दलित वोट बैंक जो है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है देश के अंदर वो सामने निकल के आता है। राजस्थान में जब हम बात करते हैं एक बड़ा प्रतिशत है, भारत के अंदर जब हम बात करते हैं तकरीबन 18% है, तो वो भी आपको ध्यान में रखना होगा, संभावित तौर पर उसको भी ध्यान में रखा जा रहा होगा। दूसरी बड़ी बात, किरोड़ीलाल मीणा और बालकनाथ, ये दोनों फायर ब्रांड नेता हैं, इनकी छवि कुछ इस तरीके की है। किरोड़ीलाल मीणा की बात करते हैं तो पिछली सरकार में जो कांग्रेस सरकार थी लगातार विपक्ष की भूमिका अकेले डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने निभाई थी। लगातार विपक्ष बन के मजबूती के साथ में पेपर लीक के मुद्दे हो, कालाबाजारी के मुद्दे हो, बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे। बिल्कुल आशुतोष, और कई मोर्चों पर तो हमने उन्हें अकेले सड़कों पर प्रदर्शन करते देखा। बड़े चेहरे जिनका जिक्र अभी भी आपने किया, उनमें से कोई भी उनके साथ नहीं था। तो एक मजबूत विपक्ष के तौर पर जरूर वो सामने आए थे, लेकिन सत्ता में रहते हुए क्या मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर उनके नाम पर मोड़ लगेगी, इस पर थोड़ा सा इंतजार और करना होगा। विकास चंद्रा, मैं आपसे समझना चाहूंगी, चूंकि अंकुश और आशुतोष दोनों ने जातिगत समीकरणों की यहाँ पर बात की, लेकिन क्या वाकई में लग रहा है कि आपको कि कास्ट सेंसस ने काम किया है? क्योंकि इससे पहले नीतीश कुमार ने तमाम विरोध के बाद जातिगत जनगणना करवाई और उसके बाद केंद्र पर भी दबाव बनाने की कोशिश की गई, लेकिन बावजूद इसके, क्योंकि अगर हम खासतौर पर राजस्थान की अगर हम बात करें तो वहां पर ओबीसी, एसटी, एससी सबसे बड़ा वोट बैंक है, बावजूद उसके कांग्रेस पूरी तरीके से हारी है, क्योंकि 2 बड़े ओबीसी नेता थे उनके पास, अशोक गहलोत और सचिन पायलट, बावजूद उसके हारी है। तो क्या ये जातिगत समीकरण का जो ट्रेंड हमेशा से चुनावों में रहा है, ये फेल हुआ है और इसको ध्यान रखा जाएगा मुख्यमंत्री को बनाते वक्त? जी बिल्कुल, देखें, ये बात है कि चाहे बीजेपी कहती है कि वो विकासवाद के मुद्दे को लेकर चुनावी मैदान में उतरती है और मोदी मॉडल सामने जनता की रखती है, मोदी जी खुद उतरते हैं, प्रधानमंत्री तो गारंटी देते हैं, लेकिन चुनाव की जो रणनीति तय होती है वो जाति से शुरू होती है और जाति पर ही आकर वो खत्म हो जाती है कि किस जाति का कितना मतदाता है तो वहाँ प्रत्याशी उसी जाति का उतारें। ये एक सामान्य फॉर्मूला पॉलिटिक्स में है और ये सफल भी नहीं हो पाता है कि अगर जातिगत समीकरण न बिठाया जाए और किसी आदर्श स्थिति में पहुंचकर अब राजनीतिक पार्टियां, ये आदर्श स्थिति इसलिए कि इस तरह से कोई राजनीतिक पार्टी करती नहीं है कि जो जातिगत समीकरण को न देखे। और बिल्कुल आपने सही कहा कि जिस तरीके से इधर जातीय जनगणना हुई, बिहार का मामला सामने आया, उसके बाद बिहार में आरक्षण के लागू कर दिया गया, उसके बाद से केंद्र सरकार पर इसको लेकर भारी दबाव है। यही वजह है कि अब बीजेपी बिल्कुल नहीं चाहती है कि 2024 के पहले कोई ऐसा कदम उसकी तरफ से उठ जाए जो ये संदेश दे दे कि बीजेपी इसके खिलाफ जा रही है। यही वजह है कि जो बात आ रही है कि अब छत्तीसगढ़ की बात कर लें कि वहाँ किसी या तो आदिवासी या पिछड़े समाज के व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, यानी अगड़े समाज के व्यक्ति को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि पिछड़े समाज के व्यक्ति पहले से भूपेश बघेल वहाँ मुख्यमंत्री थे, तो ये संदेश चला जाएगा कि उनको हटा करके रमन सिंह, यानी मैं नाम ले रहा हूँ क्योंकि उनकी चर्चा चल रही है कि एक किसी सवर्ण को आपने बिठा दिया, तो बीजेपी ये भी रिस्क लेना नहीं चाहती है। उसी तरीके से राजस्थान में, जैसा मैंने पहले कहा था कि सोशल और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग को साधने के लिए मंथन बीजेपी में चालू है ताकि जातीय समीकरण न बिगड़े, कि जो संदेश बीजेपी देना चाह रही है, हालांकि प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे लिए जाति, ने कहा कि मेरे लिए 4 जाति है, महिला है, युवा है, किसान है, वो गिना गए, लेकिन फाइनली जब
टिकट के बंटवारे किए जाते हैं तो जातीय आधार पर ही किए जाते हैं। तो वो ना बिगड़े 2024 में, उसकी सारी चिंता बीजेपी के पास इस समय है और बीजेपी उसी चिंता को सामने रखकर राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में विचार कर रही है। अब मध्य प्रदेश की बात कर लें कि वहाँ शिवराज सिंह चौहान है, पिछड़ी जाति से आते हैं, पिछड़े समाज से आते हैं, तो उन्हें एकदम से हटा करके नरेंद्र सिंह तोमर को बिठा दिया जाए तो क्या संदेश जाएगा? ये काफ़ी मंथन बीजेपी में चल रहा है। तो अगर पिछड़े समाज को हटा रहे हैं तो या तो उससे नीचे से ले आए, किसी एससी समाज से ले आए, एसटी समाज से ले आए, या कोई दूसरी परिस्थिति हो। इसीलिए यहाँ पर डिप्टी सीएम के फार्मूले को भी लागू किया जाएगा, जो मुझे जानकारी है। विकास चंद्र, मैं यही सवाल आपसे करना भी चाह रही थी, क्योंकि जो बम्पर जीत मिली है और जो जबरदस्त बहुमत मिला है, इसमें शिवराज सिंह चौहान के चेहरे को मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट नहीं किया, बावजूद इसके कि उन्होंने एक लंबा शासन मध्य प्रदेश पर यहाँ पर किया है। प्रत्यक्ष तौर पर वो सहायता नहीं मिली, प्रत्यक्ष तौर पर वो हैंड नहीं मिला, अपर हैंड उनको, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना काम जारी रखा। ऐसे में ये डेप्यूटी सीएम वाला फॉर्मूला अब यहां पर मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा क्या? जी बिल्कुल है। अभी तक जो संकेत बीजेपी की तरफ से मिल रहे हैं कि जो मैं बार बार एक शब्द बोल रहा हूं, पॉलिटिकल और इंजीनियरिंग की बात, वो पॉलिटिकल और सोशल इंजीनियरिंग दोनों को साधेगी बीजेपी कि अगर एक समाज के व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया जाता है, जो कि बम्पर जीत मिली है, सभी समाज के विधायक जीत कराए हैं, तो उस समाज में गलत संदेश न जाए, तो उत्तर प्रदेश के तर्ज पर उप मुख्यमंत्री बना करके उस समाज और उस समुदाय को भी संदेश देने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की जाएगी, ताकि जातीय समीकरण और क्षेत्रीय समीकरण संतुलित हो जाए। अगर उप मुख्यमंत्री जिस क्षेत्र का रहने वाला है तो उप मुख्यमंत्री दूसरे क्षेत्र का होगा, दूसरी जाति का होगा, तो क्षेत्रीय समीकरण भी ठीक रहेगा, संतुलित रहेगा, और जातीय समीकरण भी संतुलित रहेगा। तो इन तमाम बातों पर चर्चा हो रही है। जो छत्तीसगढ़ को लेकर के जो बीजेपी है, वो छत्तीसगढ़ को लेकर बीजेपी ज्यादा मंथन कर रही है कि बीजेपी के सामने संकट है। जो जानकारी मुझे मिली है कि वो बीजेपी चाह रही है कि कोई एक ट्राइबल लीडर ऐसा स्ट्रांग मिल जाए जिसे वो मुख्यमंत्री बनाया जाए, ताकि वो वहाँ पार्टी की स्थिति भी मजबूत करे और 2024 में की कसौटी पर भी वो खरा उतरे। और नहीं अगर ट्राइबल में कोई ऐसा मिलता है तो कम से कम ओबीसी समाज से मिले। तो हालांकि कई ओबीसी समाज के नेता वहाँ पर हैं, कई ट्राइबल लीडर नेता भी हैं, और सबकी कुंडली एक तरीके से बीजेपी के नेताओं के द्वारा खंगाली जा रही है कि कौन सबसे बेहतर हो सकता है, कौन कसौटी पे खड़ा है। उसी तरीके से राजस्थान, जैसा आपने खुद भी कहा कि जातीय समीकरण राजस्थान की अगर देखी जाए, तो आज की परिस्थिति में जब जातीय जनगणना को मुद्दा बनाने की कोशिश की गई है और हो रही है, बिहार ने करके दिखा दिया है, ऐसे में बीजेपी रिस्क नहीं लेगी, सोशल इंजीनियरिंग को साथ लेकर ही चलेगी। और इसी सोशल इंजीनियरिंग को साधने का ये नतीजा है कि चुनाव परिणाम आने के बाद वादा भी किया था कि वो जातिगत जनगणना करवाएंगे, लेकिन बावजूद उनके वोट नहीं मिल पाए, तो इससे समझिए कि जनता ने उसे कहीं ना कहीं नकार दिया है। आप ही ने जो कहा उसी से जुड़ा हुआ सवाल लेने के लिए मैं आशुतोष का रुख करना चाहूंगी। आशुतोष, अब राजस्थान में भी कई चेहरे, क्या यहाँ पर भी बीजेपी द्वारा एक सीएम और एक डेप्यूटी सीएम का फॉर्मूला देखने को मिल सकता है? जैसे कि विकास चंद्र कह रहे हैं कि पॉलिटिकल और सोशल इंजीनियरिंग दोनों को साथ में साधने की बीजेपी कोशिश करेगी, स्मार्ट डिसीजंस के लिए जानी जाती है। देखिए, बिल्कुल संभावित तौर पे ऐसा कोई विकल्प देखा जा रहा है कि देखिए जो जातिगत समीकरण है उनको भी साथ लिया जाए, और एक जो बड़ा मैसेज कन्वे करना है, एक ऐसे व्यक्ति को बिठाना जिसको संभावित तौर पे आप अच्छा खासा एक्सपीरियंस उसके पास में हो, प्रशासक के तौर पे वो जिम्मेदारी को संभाल सके। देखिए, क्योंकि एक राज्य को संभालना अपने आप में बड़ी जिम्मेदारी होती है। महज नाम किसका आगे चल रहा है या पॉपुलरिटी में कौन व्यक्ति है, उस पर केंद्रीय नेतृत्व फैसला नहीं ले सकता। और यही एकमात्र कारण है कि राजस्थान समेत दूसरे राज्यों को लेकर एक लंबा समय लिया जा रहा है। हर तरीके के फीडबैक लिए जा रहे हैं। संगठन के स्तर पे क्या कुछ फीडबैक निकल के आ रहा है, विधायकों के स्तर पे क्या कुछ फीडबैक निकल के आ रहा है, जातिगत समीकरण क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए, मुख्यमंत्री के चेहरे पे अगर आप एक बड़े व्यक्ति को बैठाते हैं, ऐसे व्यक्ति को बैठाते हैं जिसके पास अच्छा खासा अनुभव है, तो दूसरा व्यक्ति डिप्टी सीएम की जब हम बात करते हैं तो वहाँ एक ऐसा व्यक्ति को बैठाना होगा जहाँ पे तमाम आप जातिगत समीकरण को कहीं ना कहीं साधने की कोशिश कर सके, क्योंकि आपके सामने 2024 का लोकसभा चुनाव है और आपको उसके बारे में ज़्यादा सोचना है। और यही एकमात्र कारण है कि तमाम जो नेता हैं भाजपा के, उनसे लगातार दिल्ली में बैठकर मंथन किया जा रहा है, फीडबैक लिया जा रहा है। राजस्थान की जहाँ तक हम बात करते हैं, अब से कुछ देर पहले हमारे सहयोगी जो बता रहे थे, देखिए जब टिकट दिए गए थे
पूरी तरीके से जातिगत आधार पर दिए गए थे। राजस्थान में जातिगत आधार पर क्या कुछ इक्वेशंस हैं वो तमाम देखी गई थी, ऑन पेपर देखी गई थी। पूर्वी राजस्थान की हम बात कर रहे थे कि पूर्वी राजस्थान में बहुत ज़्यादा जो प्रदर्शन है वो अच्छा नहीं रहा। गुर्जर जो समाज है वो पूरी तरीके से नाराज़ दिखाई दिया था। तो जैसा मैंने कहा कि अगर अर्जुन राम मेघवाल को बनाते हैं तो दलित वोट बैंक को हम पूरी तरीके से साथ सकते हैं। किरोड़ी लाल मीणा को अगर डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी दी जाती है, जो कि उनका एक नाम चल रहा है, तो एसटी वोट बैंक जो है उसको बड़े स्तर पर साधा जा सकता है। जाट, राजपूत, इसके साथ में मीणा, आपको सभी को साधना होगा। बिल्कुल, सभी को साथ के आगे चलना होगा, क्योंकि सिर्फ ये असेंबली इलेक्शन आशुतोष थे नहीं, इस पर विस्तार से बात करेंगे। आगे लोकसभा चुनाव भी है, तो हर एंगल से यहाँ पर फूक फूक कर कदम रख लो। एक बार फिर से विकास चंद्र, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। देखिए, कई सांसदों को मैदान में उतारा था भारतीय जनता पार्टी ने, एक बड़ा दाव इसको देखा जा रहा था। अब उन सांसदों ने अपने सांसदी से इस्तीफा दे दिया है, तो आपसे समझना चाहेंगे ज्यादा क्या मंत्री बने रहेंगे, क्या कुछ आगे की तस्वीर है इसको लेकर? जी देखिए, जब सांसदी से इस्तीफा दे दिया तो अब केंद्रीय मंत्री तो वो नहीं रहेंगे, जो उसमें केंद्रीय मंत्री हैं सांसद दे ही दिया। और एक बात जो बीजेपी की तरफ से और संकेत हम लोगों को दिए गए थे कि जहां भी मुख्यमंत्री बने होंगे, जो भी मुख्यमंत्री होगा वो विधायक ही होगा। इसका बड़ा अर्थ है। अब विधायक जो सांसद चुनाव लड़े थे या जो केंद्रीय मंत्री चुनाव लड़े थे वो अब सब विधायक हो चुके हैं। अभी इस्तीफा थोड़ी देर पहले जाकर अध्यक्ष को सौंप चुके हैं, तो अब सिर्फ विधायक रह गए हैं। अब शपथ लेना उनको बाकी है विधायकी का। तो अब विधायकों में से ही मुख्यमंत्री होगा। अब ये एक बड़ा एरिया खोल के रख दिया है बीजेपी ने कि विधायकों में से होगा। अब चूंकि केंद्र से जाकर के इन केंद्रीय मंत्रियों को और सांसदों को विधानसभा चुनाव लड़ाया गया था, तो उसके पीछे भी यही मंशा थी। जैसे मध्य प्रदेश की से मैं शुरू करूं कि मध्य नरेंद्र सिंह तोमर ग्वालियर और चंबल संभाग में से उतार दिए गए। आप पिछली बार के रिजल्ट को देखें, इस बार के रिजल्ट को देखें। उसी तरीके से प्रहलाद सिंह पटेल, तो कैलाश विजयवर्गीय, तो बड़े नेताओं के उतारने की जो रणनीति बीजेपी की थी कि क्षेत्रीय समीकरण, जातीय समीकरण, साथ ही सभी जातियों में संदेश दे दो कि ये बड़े बड़े लोग मैदान में उतारे गए हैं, तो अगर ये जीत जाएंगे तो हो सकता है कि मुख्यमंत्री बन जाएं, तो उस पूरे समाज का आकर्षण होगा और पूरा समाज वोट करेगा। और इस रणनीति में बीजेपी यहाँ तीनों राज्य में कामयाब नजर आई। अब बीजेपी के सामने यही चुनौती है कि जो पीछे रणनीति लेकर वो चली उसमें वो कामयाब है। अब आगे अगर उससे उलट जाएगी तो उसको भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। तो यही वजह है कि अब बीजेपी बहुत सोच समझकर कदम आगे बढ़ा रही है। और देखें, कल बैठक प्रधानमंत्री के साथ 4.5 घंटे तक नड्डा की। उसके बाद आज सारे सांसदों ने जो चुनाव लड़े थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया, जो जीत गए हैं। अब इसके बाद और भी अटकलें तेज हो जाएंगी कि इन सांसदों में से कोई होगा क्या मुख्यमंत्री। तो कोई भी हो सकता है, विधायकों में से कोई मुख्यमंत्री बनेगा। और अभी भी उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया है। तो पहले तो इन्हें मैदान में उतारना और उसके बाद ये स्टेटमेंट देना कई कयासों को यहां पर साफ करता। अंकुश, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। जैसे बात हो रही जातिगत समीकरण की, सोशल इंजीनियरिंग है, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग, कई एजेंडाज हैं, आगे लोकसभा चुनाव भी हैं। भूपेश बघेल एक फायर ब्रांड नेता थे। हालांकि कांग्रेस हार जरूर गई है राज्य में, लेकिन उनके सामने एक बड़ा चेहरा भारतीय जनता पार्टी के सामने एक बड़ी चुनौती लग रहा है। क्या वहां पर ग्राउंड जीरो पर आप बने हुए हैं? क्या मुश्किल होगा या फिर आसान है? देखिए, चुनौती तब तक थी जब तक मतदान नहीं हुए थे, और मतदान के बाद अब जब रिजल्ट आए हैं तो चुनौती लगभग खत्म होती हुई मानी जा रही है। क्योंकि मुख्यमंत्री रहते हुए आदमी का जो पावर है वो अलग होता है, लेकिन अगर जब वो व्यक्ति जब कुर्सी पर नहीं है तो उसके पावर अपने आप में से ही कम होते हुए दिखाई देते हैं। हालांकि अब छत्तीसगढ़ में सरकार बनने के साथ साथ नेता प्रतिपक्ष कौन होगा इसकी भी चर्चा है, और उसमें सबसे बड़ा नाम जो है भूपेश बघेल का सामने आ रहा है। तो ये सदन के अंदर की बात अलग रहेगी, लेकिन अभी सबसे बड़ा सवाल यही है कि छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री कौन होगा। और जिस तरीके से जातिगत समीकरण और सोशल इंजीनियरिंग को साधने की कोशिश की जा रही है, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में चर्चाएं ये भी हैं कि एक मुख्यमंत्री और 2 डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे। तो दोनों सभी प्रकार के राजनीतिक समीकरण जो है, जातिगत समीकरण जो है उसको भी साध लिया जाएगा, और सरकार कैसे चलानी है और सरकार चलाते चलाते लोकसभा का चुनाव कैसे लड़ना है उसकी भी तैयारी यहाँ पर की जा सकती है। कई तरह की चर्चाएं हैं, और 2 डिप्टी सीएम बनाने की चर्चा जो सबसे पहले उठकर आई थी छत्तीसगढ़ में कि जो मुख्यमंत्री बनेगा उसके साथ 2 डिप्टी सीएम और रहेंगे, जिसमें पूर्व आईएएस यानी जो कलेक्टर रहते रहते उन्होंने इस्तीफा दिया और भाजपा नेता बने, और भाजपा नेता बनने के बाद अब विधानसभा चुनाव जीत कर आए हैं ओपी चौधरी, ओबीसी वर्ग से आते हैं। और दूसरी तरफ अगर बात करें तो जो अरुण साव हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी बड़ी बम्पर जीत लेकर आई है। तो स्वाभाविक तौर पर दोनों ओबीसी वर्गों का, अगर एक ओबीसी वर्ग को बनाया जाता है तो दूसरे ओबीसी वर्ग को भी साधने की कोशिश होगी। चूंकि ओपी चौधरी का नाम रेस में इसलिए
इसलिए आगे है कि वो IAS हैं, पढ़े लिखे नेता है। सरकार और ब्यूरोक्रेसी को कैसे सादा चलाया जाएगा उसको लेकर उनके नाम पर कहीं ना कहीं मंथन किया जा रहा है। तो दूसरी अगर बात करें तो केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह का नाम जो है वो एकदम से चर्चाओं में आया था और अभी भी वो रेस में जो है कहीं ना कहीं बनी हुई है कि एक बार अगर छत्तीसगढ़ से महिला CM का चेहरा अगर दे दिया जाए और आदिवासी वर्ग से वो चेहरा है तो स्वाभाविक तौर पर देश में एक अलग मैसेज दिया जा सकता है। इसलिए चर्चाएं जो है वो लगातार व्याप्त है। दूसरे अगर आदिवासी अन्य नेताओं की अगर बात करें तो BD साय यानी विष्णुदेव साय का जो नाम चल रहा है और जो अन्य नाम चल रहा है उसको लेकर चर्चाएं इसलिए भी हो रही हैं कि आदिवासी वर्ग अगर आपने आदिवासी CM दे दिया तो OBC वर्ग नाराज ना हो जाए, क्योंकि छत्तीसगढ़ में पूरा बैलेंस बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि OBC वर्ग OBC वर्ग जो है आदिवासी वर्ग से ज़्यादा संख्या में है। तो OBC वर्ग से CM बनाए जाने की संभावना जो है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा बताई जा रही है। अनुभव की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी में जो विधायक जीत कर आए हैं वर्तमान में, जिस तरीके से सांसदों को टिकट दिया गया था, पूर्व सांसदों को टिकट दिया गया था, तो उनका अनुभव तो साथ में है। लेकिन छत्तीसगढ़ में 15 सालों तक सरकार में रहे ऐसे कई मंत्री भी हैं जो खासा अनुभव रखते हैं और मुख्यमंत्री बनने की दावेदारी इसलिए वो कर सकते हैं क्योंकि लगातार चुनाव जीत रहे हैं। अगर हम पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल की ही बात कर लें तो 35 सालों से वो विधायक रहे और 8वीं बार फिर जीत कर आए हैं। मतलब ये जब कार्यकाल कंप्लीट होगा तो वो 40 साल के विधायक हो जाएंगे। 15 सालों का मंत्री पद उनके पास रहा है, वो सरकार चलाने का अनुभव उनके पास है। हालांकि जातिगत समीकरण में उनका नाम बहुत पिछड़ा है, बहुत पीछे है वो, लेकिन OBC वर्ग से छत्तीसगढ़ में भी काफी ऑप्शंस यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के पास हैं। आशुतोष, बहुत सी चीजें राजस्थान के चुनाव में इस बार हमने नहीं देखी। उसमें एक सबसे नयापन ये था कि पहली बार ऐसा हुआ कि वोटिंग में पुरुषों से ज्यादा महिलाओं ने वोट किया। अब इसको क्या बड़ा इशारा समझें, क्योंकि अब जब स्थिति ऐसी हो गई है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा तो महिलाओं ने चूंकि ज्यादा वोट दिया है तो एक तवज्जो अगर उनको देना यहाँ पर पार्टी कोशिश करती है तो कौन सा वो नाम हो सकता है? क्योंकि दिया कुमारी भी रेस में आगे चल रही है, वसुंधरा राजे तो रेस में हमेशा से थी, लेकिन दिया कुमारी के पास प्लस पॉइंट ये भी है कि एक स्ट्रांग नेता है, फीमेल है और एक रेप्लिका के तौर पर वसुंधरा राजे सिंधिया के पार्टी में उनका स्थान है। देखिए, बिल्कुल इस बात को बिल्कुल नकारा नहीं जा सकता कि इस बार के जो चुनाव हुए बिल्कुल अलग तरीके के चुनाव देखने को मिले थे। ये शुरुआती तौर पर देखा गया कि अशोक गहलोत की योजनाएं बनाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी, इन दोनों के बीच में ये चुनाव था। और उसके जब परिणाम सामने निकल के आए, वोटिंग का जो परसेंटेज सामने निकल के आया उससे पहले तो बड़ी संख्या में वो नंबर जाता था जहाँ पे महिलाओं की भागीदारी बड़ी संख्याओं में देखने को मिली। महिलाएं घर से निकली, कामकाजी महिलाएं हों या घर गृहस्थी की महिला हो, हर महिला घर से बड़े स्तर पे ये देखा गया कि यूथ जो है वो भाजपा को पसंद करता हुआ नज़र आया था। तो ये जैसे हम राजनीति में कहते हैं कि राजनीति हमेशा मैसेज की राजनीति की जाती है, राजनीति में मैसेज का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो जैसा आपने कहा कि ये इशारा तो नहीं हो सकता, देखिए संभव है, लेकिन आपके पास में अब विकल्प दो हैं, जिसमें सबसे बड़ा विकल्प है वसुंधरा राजे के तौर पे दिया कुमारी एक बड़ा विकल्प है, उनको जिम्मेदारी दी गई। उनको देखिए बार बार टास्क दिए गए, सब शुरुआती तौर पे उनको सवाई माधोपुर भेजा जाता है, फिर उनको राजसमंद भेजा जाता है और उसके बाद में उनको विद्याधर नगर भेजा जाता है। लेकिन अंदर ही अंदर खाने में ये चर्चा शुरू हो गई थी जब उनको टिकट दिया गया कि उनको राजस्थान की सबसे सेफ सीट से क्यों उतारा गया। ये सबके मन में सवाल था कि ऐसा तो नहीं है कि भविष्य के लिए कुछ प्लानिंग चल रही हो भाजपा के अंदर, क्योंकि इस समय भाजपा के अंदर सबसे बड़ी चर्चा ये है कि भाजपा पे एक राजस्थान में टैग लगा हुआ है, वो ये कि राजपूत लॉबी, सवर्ण जाति जो होती है उससे जुड़े हुए जो लोग होते हैं वो मुख्यमंत्री का चेहरा बन जाते हैं। तो एक जो वो छवि है, संभव है कि भाजपा उसको तोड़ती हुई नजर आ सकती है। अब उसमें जैसा आपने कहा कि मुख्यमंत्री और उसके बाद में डिप्टी CM, क्या ये जो दो विकल्प होंगे इसमें वो दोनों फ्रेम को सेट कर लेगी भाजपा, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, रेस में कई उम्मीदवार हैं आशुतोष, लेकिन रेस जीतेगा कौन ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन हम जब वहां पर ग्राउंड जीरो पर भी थे तो कई कार्यकर्ता, समर्थक और आम जनता लगातार वसुंधरा राजे सिंधिया का नाम जो है वो बहुत प्रबल तरीके से सामने आया था। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से क्या उनका नाम सामने आएगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में भी क्या कुछ स्थिति बनती, क्योंकि एक लंबा दौर मंथन का देखने को मिल रहा है और उम्मीद है कि जल्द से जल्द तीनों राज्यों को मुख्यमंत्री मिल जाए। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। विकास जी हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो बस कुछ ही समय शायद बचा है क्योंकि मंथन का जो दौर है वो लगातार जारी है। प्रधानमंत्री बैठकें कर रहे हैं, मीटिंग्स हो रही है JP नड्डा के साथ, गृहमंत्री अमित शाह के साथ, और मंथन का जो दौर है खत्म जैसे ही होगा मुख्यमंत्री के चेहरों के साथ पार्टी सामने आएगी और उसी का देश भर को इंतजार है और इन तमाम राज्यों की जनता को भी। इसी के साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ।